Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का डोमिनेंस किस तरह से इंडिया के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में बना रहा। उसके बाद धीरे धीरे अपोजिशंस पार्टी इमर्ज होने लगी और उनका भी पकड़ धीरे धीरे बनने लगा। तो आज के वीडियो में हम लोग उन विपक्षी पार्टियों के बारे में जानेंगे जिनमें से पहला विपक्षी पार्टी जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आगे आने वाले 1-2 वीडियोज़ में हम लोग अन्य पार्टियों के बारे में भी जानेंगे जो उस समय विपक्ष के रूप में स्थापित थी। तो आइए शुरू करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये उनका चुनाव निशान है जिसमें एक हशिया बना हुआ है जिससे क्रॉप्स को काटते हैं और बीच में एक हैमर लगा हुआ है। ये उनका चुनाव चिन्ह है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आइए देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 1920s। इसका इमर्जेंस जो है वो 1920s में हुआ इंडिया में। इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेकर कि कैसे उसका इमर्जेंस और कब हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 1925 में इसको एमएन रॉय ने यहाँ स्थापित किया और कुछ लोग कहते हैं कि 1920s में इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन 20 के दशक में ये स्थापित हुआ इंडिया में। इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। रशिया में जो बोल्शेविक क्रांति हुई इन 1917, उसके कारण वहाँ पर जो कम्युनिस्ट एक शासन कायम हुआ सोशलिज्म के साथ, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ, उसको ही यहाँ पर अडॉप्ट किया गया और एक तरह से समझिए कि उससे ही प्रेरित ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो उस समय बहुत सारे देशों में सोशलिज्म को अपनाया जा रहा था, कम्युनिस्ट को अपनाया जा रहा था। तो इसका विस्तार उस समय काफ़ी हो रहा था। द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एडवोकेट सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। इन कम्युनिस्ट ग्रुप का जो लोग होते हैं उनकी ये आइडियोलॉजी है कि सोशलिज्म के जरिए ही सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये कार्ल मार्क्स वगैरह के थ्योरी पे डिपेंड है। तो सीपीआई हैज़ ए वेल ऑयल्ड पार्टी मैशनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय पर, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1920s में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसका यहाँ पर ओरिजिन शुरू हो गया था, वो इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में। और उसके बाद वो एक वेल ऑयल्ड पार्टी के रूप में फंक्शन उसका बिल्कुल शुरू हो गया था इंडिया में। वो काम करने लगी थी, उसके लीडर्स काफ़ी हो गए थे, साथ में उसके कैडर्स बहुत बन गए थे। तो काफ़ी एक अच्छी खासी पकड़ उसने इंडिया में बनाई। फ्रॉम 1935 कम्युनिस्ट वर्क विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1935 से ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे। और उसके जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मूवमेंट्स लॉन्च होते थे उसमें इसका पार्टिसिपेशन रहता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। इन दिसंबर 1941 कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द नाजी जर्मनी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1941 का जो समय था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से ये 45 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस दौरान जो सोवियत संघ था उसकी लड़ाई नाजी जर्मनी के साथ हो रही थी। और चूँकि यहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो एक तरह से वहाँ की सोवियत की जो गवर्नमेंट थी उसको फॉलो करती थी, क्योंकि कम्युनिस्ट वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी थे। वो भी सोशलिज्म को फॉलो करते थे, यहाँ भी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे चलती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक रिलेशन था और इसको लेकर के उन्होंने ये निर्णय किया कि वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, क्योंकि सोवियत संघ के साथ ब्रिटिश मिल करके नाजी जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे उनके साथ। यानी कि ब्रिटेन और सोवियत संघ दोनों मिल करके लड़ रहे थे नाजी जर्मनी के साथ। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी इंडिपेंडेंस की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे रही थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया और
दे स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ सोवियत संघ अगेंस्ट नाजी गवर्नमेंट। तो जो हिटलर थे उनके विरोध करने के लिए और सोवियत संघ का साथ देने के लिए इन्होंने ब्रिटेन का साथ देना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि सोवियत संघ और ब्रिटेन दोनों मिल करके जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे और इंडिया ब्रिटेन के खिलाफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था। इंडिया को सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस को। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो ये नेशनल कांग्रेस की बात नहीं मानते हुए इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। तो ये एक विरोधाभास यहाँ से पैदा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। जो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों में अलगाव यहाँ से शुरू हो गया। जबकि वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1935 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे रही थी अगेंस्ट ब्रिटेन, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ये ब्रिटेन के सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शुरू हो गया और ये दरार धीरे धीरे बढ़ती चली गई दोनों पार्टियों के बीच में। हाउएवर इंडिपेंडेंस राइज डिफरेंस वॉइस इन द पार्टी। और जब इंडिपेंडेंस मिला तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठने लगीं कि द पार्टी क्वेश्चन द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने सवाल खड़े करने लगे इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर। और उनका ये मानना था कि वॉज इंडिया रियली फ्री और वॉज फ्रीडम अ शेम, कि क्या वाकई इंडिया को फ्रीडम मिला है, क्योंकि जो फ्रीडम मिला था वो डिवीज़न के साथ मिला था। और इसको जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो इंडियन पीपल्स के बीच में इसको शेम की तरह शो करने की कोशिश कर रही थी। और उनकी ये थिंकिंग थी कि ये एक शर्मनाक इंडिपेंडेंस है और इस तरह का इंडिपेंडेंस हम लोगों को नहीं चाहिए था। और ये बात से वो कन्विंस कराने की कोशिश करने लगे इंडियंस को। तो इसलिए ये सारे सवाल उठ करके सामने आए कि वाकई इनका कहना था कि वाकई इंडिपेंडेंस मिला है या एक ये शर्म की बात है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। क्योंकि इंडिपेंडेंस मिला था तो वो विभाजन के साथ मिला था और इसी चीज़ को कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी यूज कर रही थी। द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in तेलंगाना। इन लोगों का मानना था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, यानी कि ब्रिटेन गया और इंडियन कांग्रेस के जिम्मे सब कुछ छोड़ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सब कुछ सौंप करके ब्रिटिश यहाँ से चले गए। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है इसको ये लोग कहते थे कि ये सही ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, उसको भी सौंपा जा सकता था इंडिपेंडेंस के बाद, तो क्यों नेशनल कांग्रेस को ही सौंपा गया। इसके विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये बातें शुरू की कि ये सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इंडिपेंडेंस का, यानी पावर्स का सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस बात से उनको कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। तो वो चाह रहे थे कि वो पावर कम्युनिस्टों के हाथ में आना चाहिए था, जो कि नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश दे करके यहाँ से चले गए, क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उनको ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश जब जाएंगे तो पावर को उनके पास ट्रांसफ़र करके जाएंगे, उनके हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कम्युनिस्टों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पावर ट्रांसफ़र किया और वहाँ से इंडिया से चले गए। और इस बात का दुख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रहा। तो फिर उन्होंने इसको एक वायलेंट रूप देने की कोशिश की और तेलंगाना में वायलेंट अपराइज हो गया। वहाँ पे लोगों ने आर्म्स उठा लिए, कम्युनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोगों ने आर्म्स का सहारा लिया और वायलेंस शुरू हो गया तेलंगाना में। तो कम्युनिस्ट वे क्रस्ड बाय द आर्म्ड फोर्स, लेकिन इंडियन आर्मी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को शांत कराने की, आर्म्ड फोर्स जितने लोग आर्म फोर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्रश किया इंडियन आर्मी ने, और फिर जाके तेलंगाना में शांति स्थापित हुई। इन 1951 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल इलेक्शन। जब उन्होंने देखा कि आर्म्स से उठाने से बात नहीं बनेगी और इंडियन आर्मी ने उस आर्म स्ट्रगल को बिल्कुल क्रश कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया
कि they have to participate in the first general election. In 1951, Communist Party of India decided to participate in the general election. तो उन्होंने निर्णय किया कि जनरल इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे. In the first general election, CPI won 16 seat and emerged as the largest opposition party. ये उस समय जीत करके आई, जबकि कांग्रेस का डोमिनेंस था पहले फर्स्ट इलेक्शन में. हम लोगों ने इसको देखा है इसी चैप्टर में कि किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेशन रहा. उस पीरियड में भी 16 सीटों के साथ ये अपना स्थान, अगर 16 सीट भी जीतने में कामयाब रहती है उस इलेक्शन में, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस के इस प्रकार के डोमिनेशन में भी वो अपना एक स्थान बनाने में कामयाब रही और उसने लगभग 16 सीटें जीती और जो एक सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में ये फर्स्ट इलेक्शन में उभर करके सामने आई. A.K. गोपालन, अब इनके कुछ लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि A.K. गोपालन, S.A. डेंगी, E.M.S. नमूद्रीपाल, P.C. जोशी, अजय घोष एंड P. सुंदरैया व अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द CPI. ये कुछ बहुत अच्छे लीडर्स CPI के रहे और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को काफ़ी आगे बढ़ाया और शुरू से अभी तक ये पार्टी बहुत मजबूती के साथ इंडिया में कायम है. और कई जगह तो जैसे वेस्ट बंगाल में स्टेट असेंबली में इसने लगातार डोमिनेंस किया, लगभग 20 ईयर ज्योति बसु ने वहाँ शासन किया. तो एक अच्छी पार्टी के रूप में ये उभर करके आफ्टर इंडिपेंडेंस दिखाई दी इंडियन पॉलिटिक्स में और इसके लीडर्स भी बहुत अच्छे थे. पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लिट इन 1964 और 1964 में आफ्टर द वॉर ऑफ चाइना इंडिया, उसके बाद एक स्प्लिट देखने को मिला इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1964. द फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना. दोनों जगह, सोवियत संघ में भी और चाइना में भी, दोनों जगह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है. लेकिन एक जगह चाइना जो है वो आर्म स्ट्रगल के बल पे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आर्म स्ट्रगल के बल पे वो सत्ता हासिल की, तो वो आर्म स्ट्रगल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं. लेकिन सोवियत संघ वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये इस तरह के आर्म स्ट्रगल पर उतना बिलीव नहीं करती थी. तो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट था दोनों के बीच. तो जब इंडिया चाइना वॉर होने लगा तो यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, उसमें भी एक दरार, स्प्लिट देखने को मिला. कुछ जो लोग थे वो चाइना का सपोर्ट करना चाह रहे थे क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उस आइडियोलॉजी को वो देख रही थी. तो कुछ लोग चाह रहे थे पार्टी के कि वो चाइना को सपोर्ट करे, लेकिन कुछ जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री. तो ये अंतर जो था, तो एक सोवियत संघ वाली थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी पे थी और चाइना वाली ग्रुप जो थी वो थोड़ी सी आर्म्स स्ट्रगल पर बिलीव करती थी. तो ये रिफ्ट जो थी वो आफ्टर चाइना वॉर इंडिया में भी देखने को मिली और इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें दरार उत्पन्न हो गई और हम लोग देखते हैं कि दो भागों में वो विभाजित हो गए. द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड एज द CPI. जो सोवियत संघ के विचारों पर आधारित थी वो आज भी CPI के रूप में इस्टेब्लिश है इंडिया में. और वाइल द ओपोनेंट फ्रॉम द CPI-M, और जो ओपोनेंट थी यानी चाइना को सपोर्ट करने वाले लोग थे CPI के अंदर, वो अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर दिया, CPI-M, मार्क्स. यहाँ M का मतलब मार्क्सवादी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी. तो ये दो ग्रुपों में विभाजित हो गई और आज भी दोनों ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में. और अब तो बहुत कम जगह पे रह गया है. केरला में इनकी सत्ता आज भी है, जबकि हम लोग देखते हैं कि सेकंड जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, उसके बाद पहला CPI ने कहीं स्टेट असेंबली में अपना गवर्नमेंट बनाया था तो वो केरला था
और आज भी केरला में ये बने हुए हैं। तो सीपीआई की ये खासियत रही है कि जहाँ ये आ जाती है एक बार सत्ता में, वहाँ फिर बहुत दिनों तक कायम रहती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।